नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के नए अवतार की, बीजेपी नेताओं पर चढ़ रहे भारत जोड़ो यात्रा के रंग की, जानेंगे कांग्रेस ने कैसे हिमाचल में बढ़ा दी बीजेपी की मुश्किल, मोरवी हादसे में कांग्रेस ने गुजरात सरकार पर क्या लगाए आरोप, बात करेंगे नोटबंदी की वर्षगांठ पर घिरी मोदी सरकार की, अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जस्टिस यूयू ललित के रिटायरमेंट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कन्हैया कुमार का बीजेपी और आप पर निशाना, कहा दोनों ही एक पार्टी का हिस्सा, गुजरात की जनता के लिए कांग्रेस ही विकल्प। यूपी की खतौली विधानसभा चुनाव के लिए भी 5 दिसंबर को होगा मतदान, बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के अयोग्य घोषित होने के चलते हो रहा है उपचुनाव। देश में 10 लाख राशन कार्ड होंगे रद्द, राशन डीलरों तक भेजी जाएगी राशन कार्ड की लिस्ट, नहीं मिल पाएगा फ्री राशन। आईपीएल में बढ़ाई जाएगी मैचों की संख्या, आईपीएल कमिश्नर अरुण धूमल का बयान, 2023 में खेले जाएंगे 74 मुकाबले, लेकिन 2027 में मुकाबलों की संख्या हो जाएगी 94, दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनेगी आईपीएल। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुकी है और इस राज्य में भी राहुल गांधी को उतना ही प्यार और सम्मान मिल रहा है जितना उन राज्यों में मिला जहां से ये यात्रा गुजरी है। तो आज कैसे हुई यात्रा की शुरुआत और यात्रा में आज क्या रहा खास, देखिए रिपोर्ट में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। आज महाराष्ट्र में यात्रा का पहला दिन है। नांदेड़ पहुंचने पर राहुल गांधी की यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट और पूर्व सीएम अशोक चौहान, महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी भारी भीड़ थी। आज भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी गुरुद्वारा पहुंचे। गुरु नानक जयंती के मौके पर राहुल गांधी नांदेड़ जिले के गुरुद्वारा यादगार बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह जी पहुंचे और प्रार्थना की। इस दौरान राहुल गांधी ने केसरिया पगड़ी भी पहनी, जिसमें वो काफी अलग दिख रहे थे। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया कि गुरुद्वारे में राहुल गांधी ने सद्भाव और समानता के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें, राहुल गांधी सोमवार को तेलंगाना से महाराष्ट्र पहुंचे थे। यहां पहुंचने के कुछ देर बाद ही वो गुरुद्वारा पहुंच गए। पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत गुरुद्वारे से हुई। इसके बाद ये यात्रा बिलोली जिले के अटकली में रुकेगी। शाम 4 बजे यात्रा फिर शुरू होगी, जो 7 बजे भोपाला में रुकेगी। वहीं यात्रा का रात्रि प्रवास बिलोली के गोदावरी मनार शुगर फैक्ट्री मैदान में होगा। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने मशाल के साथ महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश किया था। राहुल की मशाल यात्रा में जबरदस्त भीड़ नजर आ रही थी। राहुल ने कहा कि अगले 15 दिनों की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान वो राज्य के लोगों से मिलेंगे और उनके दर्द को सुनेंगे। उन्होंने कहा, चाहे आंधी आए या तूफान, भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता है। ये यात्रा श्रीनगर जाकर ही रुकेगी और वहां हम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे। इस यात्रा का मकसद देश को एकजुट करना है। अगले 2 हफ्ते हम इस राज्य का दर्द और दुख सुनेंगे। राहुल गांधी महाराष्ट्र में अपनी 13 दिनों की यात्रा के दौरान 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों में करीब 381 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इस दौरान राहुल रोजाना 22 से 23 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। राज्य में भारत जोड़ो यात्रा नांदेड़, हिंगोली, वाशिम और अकोला और बुल्ढाना जिलों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा ने 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश किया था और यहां भी यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जो इस बात का संकेत है कि यात्रा की लोकप्रियता बढ़ रही है। लेकिन खास बात यह है कि यात्रा को सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि विरोधी भी पसंद कर रहे हैं। उसी कड़ी में अब बीजेपी की वरिष्ठ नेता और सांसद रही सुमित्रा महाजन ने भी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है। तो क्या बोले बीजेपी नेता, देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, तब से विरोधी पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। पार्टी के अंदर जो लोग पहले राहुल की क्षमता पर सवाल उठाते थे, अब वो राहुल गांधी में ही भविष्य देख रहे हैं। गुलाम नबी आजाद अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अब तो बीजेपी नेता भी राहुल के गुणगान कर रहे हैं। इंदौर से लगातार 8 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाने वाली पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र में हैं और प्रजातंत्र में विपक्ष की अपनी एक भूमिका रहती है। विपक्ष को भी मजबूत रहना चाहिए, जो पूरे हिंदुस्तान को ध्यान में रखकर बात करे। जब हम विपक्ष में थे तब अटल आडवाणी के लिए बोला जाता था। आज भी हम विपक्ष की कल्पना करते हैं तो लगता है कि ऐसे ताकतवर नेता होने चाहिए जो सरकार को जगाते रहें। महाजन को राहुल गांधी में अब ऐसे ताकतवर नेता की छवि दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा,
राहुल गांधी पदयात्रा से अगर वास्तव में हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगी। देश में कई महापुरुषों ने पदयात्रा की है। मैं चाहूंगी कि राहुल गांधी समझ बूझकर आगे की बात कर पाएं। राहुल अपनी पदयात्रा से देश को मजबूती देना चाहते हैं या संगठन को, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहती। मैं इसी रूप में इस बात को लेती हूं कि एक युवा नेता देश को समझने निकला है तो वो देश का भला ही सोचेगा और सोचना भी चाहिए। सुमित्रा महाजन के बयान से कांग्रेस गदगद दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सुमित्रा ताई निष्पक्षता से बात करती हैं, वो कुछ अच्छा देखती हैं तभी बोलती हैं। ताई ने राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत इसलिए किया क्योंकि देश में जो मुद्दे हैं वो उनको भी समझ आ रहे हैं। वे बोल नहीं पाती क्योंकि बीजेपी उनकी पार्टी है। उनकी भावनाओं को समझना चाहिए कि उन्होंने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों का समर्थन किया है। सुमित्रा महाजन से पहले सत्यपाल मलिक ने भी यात्रा की तारीफ की थी, जिससे ये साफ है कि यात्रा हर किसी को प्रभावित कर रही है, जो बीजेपी के लिए टेंशन की बात है। वैसे कांग्रेस इन दिनों बीजेपी के लिए टेंशन बनी हुई है और अब हिमाचल चुनाव में तो कांग्रेस के एक दाव के कारण बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। तो आखिर क्या है मामला, आइए देखते हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में सत्ताधारी दल और विपक्ष राज्य की जनता को अपने पाले में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है, सत्ताधारी दल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और बीजेपी के लिए राज्य का सियासी रिवाज बदलना मुश्किल होता जा रहा है। और ये चुनौती कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के लिए कांग्रेस का एक वादा मुसीबत बन गया है। दरअसल 12 नवंबर को मतदान होने से पहले ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे की गली गली में चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि हिमाचल चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा निर्णायक हो सकता है और अब हिमाचल की जनता पीएम मोदी से भी इसी मुद्दे पर बात करने की उम्मीद जता रही है, जिससे बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम बहाली का वादा कर दिया है, जिससे राज्य की जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनपीएस के कर्मचारी चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं। उनकी संख्या करीब 1.25 लाख है। यदि उनके परिवारों को भी जोड़ लिया जाए तो हर विधानसभा में उनके लगभग 3000 वोट हैं। ऐसे में नई पेंशन स्कीम वाले कर्मचारी अगर कांग्रेस की ओर झुकते हैं तो फिर बीजेपी के लिए सियासी रिवाज तोड़ना दूर की कौड़ी हो सकता है और जनता कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर विश्वास इसलिए भी कर सकती है क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे अपनी सत्ता वाले राज्यों में ओपीएस स्कीम को लागू भी किया है। ऐसे में अब कांग्रेस के एक वादे से पूरी बाजी पलट सकती है। कांग्रेस ने हिमाचल की जनता से वादा किया है कि उसकी सरकार बनी तो वो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर देगी। अब कांग्रेस का ये वादा बीजेपी की मुसीबत बन गया है, जिससे बीजेपी के हाथ से बाजी निकल सकती है। बाजी तो गुजरात चुनाव में भी बीजेपी के हाथ से निकल सकती है, जिसकी वजह बनेगा मोरबी हादसा, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार गुजरात की सरकार को घेर रही है। गुजरात में एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी सत्ता बचाने के लिए मैदान में है तो कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी ताकत दिखा रही है। आज कांग्रेस ने गुजरात प्रदेश ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोरबी ब्रिज गिरने की घटना ने गुजरात के नाम को शर्मसार कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार की ओर से किसी ने भी इस घटना के लिए माफी नहीं मांगी, किसी ने इसकी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, जब हिमाचल की तारीखों का ऐलान हुआ तब गुजरात की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लंबित थे। चुनाव आयोग समर्थित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लगातार जारी रहे। बीजेपी ने पिछले 6 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। अगर चुनाव अगले साल होता तो भूपेंद्र पटेल को भी बदल दिया होता। गुजराती मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चलाते हैं। 2017 से गुजरात की विकास दर लगातार गिर रही है। गुजरात सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में साल 2020-21 में कर्ज 2,98,810 करोड़ है और आरबीआई के मुताबिक ये 4,02,785 करोड़ है। देश की तुलना में गुजरात में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या भी कम है। महंगाई बढ़ रही है। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 11.5% थी। गुजरात में 20 और 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 12.49% है। चिदम्बरम ने कहा कि जब तक सरकार पर खतरा नहीं होगा वो जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो चुनाव नहीं हारेगी। इसी वजह से मोरबी की घटना के बाद भी किसी ने माफी नहीं मांगी। गुजरात की जनता से अपील करता हूं कि वो इस बार सरकार को बदले। जरूरी है कि हर 5 या 10 साल में सरकार बदलती रहे, जिससे कि जिम्मेदारी तय हो सके। कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने मोरबी हादसे को लेकर सरकार को अपने निशाने पर लिया।
वैसे इस समय शायद ही कोई मुद्दा होगा जिस पर मोदी सरकार ना घिरी हो। उसी कड़ी में आज नोटबंदी को 6 साल हो गए और सरकार के इस फैसले ने आम जनता पर बहुत गहरा असर डाला। ऐसे में आज फिर कांग्रेस ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। 8 नवंबर ये वो तारीख है जिसे पूरा देश कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि इसी दिन पीएम मोदी की रात 8 बजे की गई घोषणा ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों को अपने पैसों के लिए मोहताज कर दिया था। लोगों को बैंकों के बाहर लाइन में लगवा दिया था। मोदी सरकार के नोटबंदी लगाने के फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। इसी दिन को याद कर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। खासकर कांग्रेस केंद्र की जमकर घेराबंदी कर रही है। पार्टी के ट्विटर हैंडल अकाउंट पर लिखा गया है कि काले धन पर प्रहार, कैशलेस का चलन, आतंकवाद पर काबू, जाली नोट पर काबू, ये कुछ दावे थे जो नोटबंदी के वक्त किए गए। सब खोखले दावे। आज तक इसमें से एक भी बात जमीन पर नहीं उतर पाए। खुद पीएम मोदी भी नोटबंदी का फायदा नहीं बता सकते। बाकी नुकसान तो जनता झेल चुकी है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा कि नोटबंदी एक जानबूझकर किया गया कदम था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके 2 से 3 अरबपति दोस्त छोटे और मध्यम व्यवसायों को खत्म करके भारत की अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार कर ले। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। पीएम मोदी ने अभी तक अपनी सरकार में 2016 के दौरान उठाए गए नोटबंदी के कदम की महाविफलता को स्वीकार नहीं किया है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था का पतन हुआ। अब जब पीएम मोदी के एक फैसले की वजह से देश में हाहाकार मचा होगा तो जाहिर सी बात है विपक्ष तो घेरेगा ही। और जब बात नोटबंदी की हो तो भला विपक्ष कैसे खामोश बैठेगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी विफलताओं को स्वीकार नहीं करती है। खैर, सरकार की विफलताएं क्या असर डालेंगी ये तो 2024 आम चुनाव में पता चलेगा। वैसे 2024 का इंतजार तो अमेरिका की जनता को भी है, लेकिन उससे पहले आज देश में मध्यावधि चुनाव हुए। तो क्यों अमेरिका में हुए चुनाव, देखिए रिपोर्ट। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं, जिसमें लाखों अमेरिकी हिस्सा ले रहे हैं। 50 राज्यों के 435 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें बहुमत के लिए 218 सीटें चाहिए। चुनाव में अगर रिपब्लिकन पार्टी की जीत होती है तो 3 जनवरी 2023 से 3 जनवरी 2025 तक देश की संसद के सभी फैसले उनके हाथ में रहेंगे। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है, क्योंकि ये चुनाव राष्ट्रपति चुनाव पर गहरा असर डालेंगे। दरअसल ये चुनाव हर 2 साल में होते हैं और जब वो राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल के आधे हिस्से में आते हैं तो उन्हें मध्यावधि कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से प्रतिनिधि सभा और अमेरिकी सीनेट के नियंत्रण के लिए मुकाबला होता है। सदन और सीनेट दोनों को मिलाकर करीब 500 सीटों के लिए 1200 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। डेमोक्रेट वर्तमान में राष्ट्रपति पद के साथ साथ कांग्रेस के दोनों कक्षों को नियंत्रित करते हैं। मध्यावधि चुनाव तय करते हैं कि कांग्रेस को कौन नियंत्रित करता है। जो कोई भी कांग्रेस का नियंत्रण लेता है उसका अमेरिकी कानून पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और संघीय कानूनों को बनाने, बहस करने और पारित करने का प्रभारी होता है। ये चुनाव अगले 2 सालों में बाइडेन के राष्ट्रपति के एजेंडे के लिए दृष्टिकोण भी निर्धारित करेंगे। मध्यावधि चुनावों को आमतौर पर राष्ट्रपति पद के लिए 2 सालों में एक जनमत संग्रह माना जाता है। अब इस चुनाव में जिसकी जीत होगी, साल 2024 के लिए उसकी राह आसान होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जस्टिस यूयू ललित के रिटायरमेंट की। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित आज अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए और इसी के साथ अब बुधवार में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के हाथ में कमान आ जाएगी। तो कब से कब तक रहा जस्टिस ललित का कार्यकाल और अपने विदाई समारोह में क्या बोले जस्टिस यूयू ललित, देखिए खास रिपोर्ट में। भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे यूयू ललित आज रिटायर हो गए। कल यानी सोमवार को उदय उमेश ललित का सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन था, जहां उन्होंने अपने लगभग 37 साल के सफर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने एक वकील और एक न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल का भरपूर आनंद उठाया। रिटायरमेंट से पहले शाम को सीजेआई ललित को फेयरवेल पार्टी दी गई, जिसमें वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के साथ नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को कमान सौंपना एक बहुत अच्छा एहसास है, क्योंकि उन्होंने उनके पिता और 16वें मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के सामने शीर्ष अदालत में अपना कार्यकाल शुरू किया था। उन्होंने कहा कि मैंने इस अदालत में 37 साल का समय बिताया है। इस अदालत में मेरी यात्रा कोर्ट नंबर 1 के माध्यम से शुरू हुई थी और मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में अभ्यास कर रहा था और फिर मैं सीजीआई वाई चंद्रचूड़ के समकक्ष एक मामले की सुनवाई के दौरान यहाँ आया था। मेरी यात्रा इसी कोर्ट से शुरू हुई थी और आज इसी कोर्ट से खत्म हो रही है। कई संविधान पीठों के गठन का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ललित ने कहा, बार के लिए कुछ करना बहुत यादगार और संतोषजनक एहसास रहा है। आपको बता दें कि
यूयू ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश रहे और उन्होंने एनवी रमन के रिटायरमेंट के बाद 27 अगस्त को कार्यभार संभाला था और ललित का कार्यभार मात्र 74 दिन का ही रहा और अब कल यानी 9 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के अगले मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद वो कार्यभार संभालेंगे। आपको बता दें, डी.वाई. चंद्रचूड़ का कार्यकाल लंबे समय तक रहने वाला है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।